तो आपका स्वागत है हमारे इस एनालिस्ट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग यानी जनन का जो दूसरा पार्ट है उसको देखने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जनन क्या होते हैं और जो जनन है उसके प्रकार क्या होते हैं। हम लोगों ने एक पूरा फ्लो चार्ट देखा था और उस फ्लो चार्ट के बारे में देखा था कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें देखा था कि हमने कि जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। तो अलैंगिक में हम लोगों ने देखा था कि अलैंगिक कई प्रकार के होते हैं। तो आज हमको इस लेक्चर में पूरा यानी अलैंगिक जनन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जनन के बारे में जान ही लिया है, अलैंगिक लैंगिक क्या होता है कल भी जाना था। और यहाँ पे देखो, अगर हम अब फाइनली आज केवल अलैंगिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग है कि अलैंगिक जनन। तो देखो अलैंगिक जनन क्या होता है कि यहाँ पे एक अकेला ही जीव होता है, जो एक अकेला ही जीव जो होता है वो नया जीव उत्पन्न करने के लिए सक्षम होता है। तो अगर ऐसा कर रहा है कोई जीव, तो यानी अकेला जीव ही नया जीव उत्पन्न कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है कि जब जीव में जनन की प्रक्रिया एक जीव द्वारा संपन्न होती है तो इस विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं या कहलाता है। तो यानी जब अकेला ही जीव क्या करता है, अपने जैसी नई संतानों को क्या करता है, जन्म दे देता है, तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। अब यहाँ पर देखा जाए तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो जीव होता है उसके जो बाह्य लक्षण जो होते हैं और अनुवांशिक लक्षण एकदम हूबहू क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी इसमें कोई भिन्नता नहीं पाए जाते हैं। यानी लैंगिक जनन में आपको यानी अनुवांशिक रूप से, स्ट्रक्चर रूप से यानी क्या है, भिन्नता देखने को मिलेगी। लेकिन क्या है, अलैंगिक जनन में एकदम हूबहू क्या होता है, जो उसका पैतृक यानी जो पेरेंट्स होता है, जो जीव होता है नया, वो अपने पेरेंट्स के एकदम समान होता है। तो अगर कोई जीव ऐसा है कि अनुवांशिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर एकदम समान हो, तो उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्लोन। क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लोन। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतत बाह्य लक्षणों या अनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं और अनुवांशिक रूप व समान कोशिका या जीव को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो आप लोगों ने जैसे फ़ोन में देखा होगा कि क्लोन ऐप होता है। तो क्या होते हैं क्लोन ऐप, क्या होते हैं, कोई ऐप है उसी का समझ लो क्या है दूसरा रूप। जैसे फेसबुक है तो दूसरा फेसबुक हो उसी फ़ोन में, दो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो और दो व्हाट्सएप हो, तो उसे क्या बोलेंगे कि ये क्लोन ऐप है। देखो उसमें क्या सेटिंग में क्या होता है, क्लोन ऐप की सेटिंग भी रहती है, यानी उसमें अगर आपके फ़ोन में कोई क्लोन ऐप इंस्टॉल है तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ इसका दूसरा रूप है। तो एकदम वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, समझ लो उसका दूसरा रूप हो तो उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। फिर अलैंगिक जनन की देखो विशेषता क्या होती है। अलैंगिक जनन की यहाँ पे निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। इसमें केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, यानी इसकी पहली विशेषता यही है कि अकेला ही जीव क्या करता है, जनन करता है। दूसरा है इसमें केवल समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, समसूत्री विभाजन। तो पहले इसको समझ लो, समसूत्री विभाजन क्या होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई मनुष्य कोशिका है तो उसमें क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। और अगर इसका डिवीजन हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होने के बाद में जो नई कोशिका बन रही है उसमें भी 46 गुणसूत्र अगर पाए जा रहे हैं तो ये हो जाता है समसूत्री विभाजन। और हम लोगों में अगर देखा जाए तो समसूत्री विभाजन पाया जाता है, यानी जो शारीरिक कोशिका होती है हम लोग की, यानी हाथ पैर की, ठीक है, पूरे बॉडी की जो सेल होती हैं उसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, समसूत्री विभाजन। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो समान रहता है, मतलब अगर 46 है तो 46 ही रहेगा नई कोशिका में। तो ये हो जाता है समसूत्री विभाजन। इसी के बाद में थोड़ा सा आता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जनन कोशिकाओं में। जैसे हम लोग की जो जनन कोशिका है, अंडाणु और शुक्राणु है, तो उसमें क्या पाया जाता है, केवल अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, मतलब 46 है तो इससे जो नई सेल बनेंगी उसमें कितने हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। और जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या है, यानी पूरा, यानी पूरे के पूरे हैं, यानी फुल हैं, तो वो होता है समसूत्री विभाजन। तो अलैंगिक जनन में केवल क्या पाया जाता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है।
फिर देखो अगला पॉइंट है कि इससे प्राप्त जीव में भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब समसूत्री विभाजन हो रहा है यानी क्रोमोसोम नंबर ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, तो यानी जो समानता है वो 100% पाई जाती है, यहाँ पे विभिन्नता नहीं पाई जाती। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें थोड़ा बहुत भिन्नता पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो हैं तो यानी अगर देखें तो अपने पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स के पेरेंट्स, तो उनसे थोड़ा ना थोड़ा क्या है, भिन्न है। और आजकल देखो ये जो भिन्नता आई है, अगर आपको आगे जब पढ़ाया जाएगा विकास चैप्टर तो उसमें ये जो भिन्नता का कारण है तो ये क्या है, यानी अर्धसूत्री विभाजन ही है। तो यहाँ पर अब देखो यह जनन सरल व तीव्र होता है, मतलब ये जनन बहुत ही सरल यानी आसानी से हो जाता है, क्योंकि एक जीव है धीरे धीरे वो डेवलप होगा यानी मैच्योर होगा, और मैच्योर होकर आसानी से 2 भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और इस प्रकार नया जीव बन जाता है। तो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये क्या है, बहुत ही सरल है और क्या है, तीव्र गति से होने वाला जनन है। अब यहाँ पे फिर लिखा है कि यह जनन उच्च आकशेरुकी या कशेरुकी में अनुपस्थित होता है, मतलब यह जो जनन होता है यानी जो छोटे यानी साधारण वर्ग के जो पौधे होते हैं या जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं में पाया जाता है, यानी जो उच्च वर्ग के यानी थोड़ा बड़े एनिमल्स जो होते हैं या पौधे होते हैं उसमें ये जनन नहीं पाया जाता है, उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। अब यहाँ पे देखो उच्च वर्ग के कशेरुकी लिखा है, तो देखो आकशेरुकी और कशेरुकी थोड़ा जान लो, यानी तुम लोग 9th में इसको थोड़ा बहुत क्या किया होगा, पढ़ा होगा। तो कशेरुकी का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए, आकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जा रही है तो उसमें भी क्या है, जैसे कि निम्न आकशेरुकी होंगे और एक उच्च होंगे, मतलब जो पहले बने होंगे तो वो निम्न वाले हो गए, जो थोड़ा एडवांस हो गए होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उच्च आकशेरुकी। तो उनमें ये क्या है, अनुपस्थित होता है। और जो कशेरुकी होते हैं उसमें तो पूर्णतः अनुपस्थित, जैसे अब जितने भी रीढ़ वाले हैं, जैसे हम लोग हैं या अदर गाय भैंस बकरी, इन सब में देखो तो क्या है, लैंगिक ही जनन पाया जाता है। इनके प्रकार तो देखो अलैंगिक जनन का जो पहला प्रकार है वो है विखंडन। अब देखो विखंडन में क्या होता है, इस विधि में जीव का जो शरीर है वो 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है, मतलब 2 या 2 से अधिक खंडों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर इसके आधार पे हम लोग इसको द्विखंडन और बहुखंडन में बांट देते हैं। मतलब द्विखंडन में क्या होगा, जब जो जीव है उसका शरीर केवल 2 भाग में बट रहा है तो उसे द्विखंडन बोलेंगे, 2 से अधिक भागों में बट रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, बहुखंडन बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखो लिखा हुआ है कि द्विखंडन इस विधि में पैतृक जीव, मतलब जो मेन यानी जो पेरेंट्स जीव होता है तो वो समसूत्री विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में बटकर नया जीव बनाता है, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। तो यहाँ पे देखो हमने चित्र के माध्यम से पैरामीशियम को देखा है कि यानी ये एक पैरामीशियम है और ये पैरामीशियम में धीरे धीरे इसके सेल ऑर्गेनेल डेवलप करना शुरू किए, और फिर यहाँ पे देखो एक विभाजन खाँच बन गया। क्या बन गया, विभाजन खाँच। और फिर ये विभाजन खाँच बन करके और 2 पैरामीशियम क्या हो गए, डेवलप हो गए। तो यहाँ से एक पैरामीशियम था, इस तरीके से कितने पैरामीशियम हो गए, 2 पैरामीशियम हो गए। तो यहाँ पे इसका जो शरीर है वो 2 खंडों में विभाजित हुआ है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, द्विखंडन बोलेंगे। देखो फिर आता है बहुखंडन। तो बहुखंडन में होता क्या है कि इसमें जो जीव होता है तो यानी उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्ट। और सिस्ट के अंदर ही क्या करता है, वो जीव की जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे विभाजन कर करके क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती हैं, और उन कोशिकाओं को हम लोग बीजाणु नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, बीजाणु। और जब इनके अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये बीजाणु क्या होते हैं, यानी वो जो सिस्ट है ऊपर से फट जाती है और ये बीजाणु बाहर आ जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे एक साथ ही क्या करते हैं, जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। तो इस प्रकार के खंडन में पैतृक जीव खंडित होकर अनेक नए जीवों में का निर्माण करता है, जैसे प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे देखो एक जीव है, उसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, सिस्ट पाया जा रहा है, और सिस्ट के अंदर ही क्या है, ये जीव क्या कर रहा है, डेवलप कर करके क्या कर रहा है, वो विभाजन कर करके और कई यानी जीवों को बना रहा है। और फिर ये जब यानी इसके अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये सिस्ट क्या होती है, फट जाती है, और सारे बीजाणु क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और इसी बीजाणु से फिर क्या होता है, कई सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाता है। धन्यवाद।